नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। और हम हाजिर हो चुके हैं कम्युनिकेशन का अगला पार्ट लेकर के। और आज का जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन से सीधा सीधा सवाल आता है, इसलिए उसका आवाज कम करिए। नहीं आ रहा है? नहीं, एक मिनट आएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। और हम आज कम्युनिकेशन का अगला पार्ट लेके हाजिर हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम सीखते हैं कि क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो ग्रुप में होगा, ठीक। और ग्रुप में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है उसका फैक्टर क्या है, वो ग्रुप कैसा है, यानी उस ग्रुप की जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे बना हुआ है, कंपोजिशन है, वो ग्रुप कैसा है, यानी उसमें कॉमनैलिटी कॉमनैलिटी क्या है या डाइवर्सिटी कितनी, ये चीज मैटर करता है। तो भाई अगर डाइवर्सिटी है, यानी अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग कल्चर है, तो उसका अलग ही एक कम्युनिकेशन होगा, है ना। या कॉमन ज्यादा है तो उसकी कम्युनिकेशन का जो क्या बोलते हैं कि स्पीड होगी या फिर इंटरेस्ट होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए हमें ये देखना होता है कि ग्रुप कैसा है। तो डाइवर्सिटी वाले में ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उसकी अपनी विशेषता होती है, कॉमनैलिटी का अपनी विशेषता होती है। और इसीलिए जहाँ बेहतर कम्युनिकेशन हो, अगर हम टीम वर्क की बात करते हैं, कोई मिशन की बात करते हैं, तो हम कॉमनैलिटी ग्रुप बनाते हैं जिसमें कम्युनिकेशन क्या हो, कॉमन कल्चर का होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में जो बटालियन होते हैं, उसमें देखते होंगे कि राजपूताना, है ना, सिख रेजिमेंट, इस तरीके से उनके अपने कल्चर से संबंधित जो है उनके एक बटालियन होती है, ग्रुप बनाई जाती है। इसलिए क्योंकि उस दौरान आप एक दूसरे के कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से कम्युनिकेट करके अपने मिशन को कामयाब कर सकें, ठीक। तो ये चीज ध्यान देंगे। दूसरा, हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कम्युनिकेशन होता है उसके कैसा कम्युनिकेशन होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी निर्भर करता है, कैसी विशेषता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या रिलेशन है, प्रोफेशनल है, फॉर्मल है, ये सारी चीजें। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन सब चीजों को देखना होगा और उन सब चीजों के आधार पे हम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पढ़ना है कि भाई आप कभी भी ग्रुप में कम्युनिकेशन करो तो उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए कम्युनिकेशन करो। पता चलो वो ग्रुप जो है प्रोफेशनल है, आप वहाँ पर्सनल मैसेज कर रहे हो या पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसा कि अक्सर हम बच्चे करते हैं गलती, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो है बनाया गया है प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई के लिए, लोग अपना क्या करते हैं कि अपना डिस्कशन शुरू कर देते हैं और बाद में उनको रिमूव करना पड़ता है। तो ये गलती जो करते हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। पर्सनल ग्रुप आपका अपना है, आप वहां पे अपना पर्सनल मैसेज करिए, पर्सनल डिस्कशन करिए। लेकिन जो प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन क्यों? तो ये सारी चीजें समझनी होती है कि आपको ग्रुप कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी ग्रुप में हो तो किस तरह की बातें करनी है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप ग्रुप में बात करो तो ग्रुप की खासियत को समझो, ग्रुप का उद्देश्य समझो, उसी के अनुसार आप अपना कम्युनिकेशन करो, ठीक ना। चलिए, इसके साथ इसमें जो ग्रुप कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि भाई ज्यादातर अधिकांश लोग होते हैं। अब इसमें सभी लोग अगर बराबर हैसियत से होंगे सभी लोग, तो सबकी कभी कभी क्या होती है कि कॉमन कोई पॉइंट नहीं होता, तो उसमें डिसीजन मेकिंग की दिक्कत हो जाती है। इसलिए वहां पे एक लीडर की रोल हो जाती है, जैसे कैप्टन बना देते हैं, लीडर बना देते हैं या सीनियर बना देते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लीड कर सके, लीड इसलिए कर सके कि सभी के कम्युनिकेशन को एक दूसरे को मॉडरेट कर सके वहां पे कम्युनिकेशन, और फाइनल डिसीजन ले सके या डाइवर्स डिसीजन को एक कॉमन पॉइंट पे ला सके। इसलिए लीडर की आवश्यकता होती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। अब लीडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लीडरशिप या लीडरशिप क्या होता है, ठीक ना। अब लीडर के बारे में कहा जाता है कि वो जो लीड करे, आगे चले, लेके चले, है ना। अब उसी में लीडरशिप, और लीडरशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि कैट्स महोदय ने क्या कहा था भाई कि तीन जो, जिसके पास ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्ट स्किल और टेक्निकल स्किल होगा, वो एक अच्छा लीडर होगा। और एक अच्छे लीडर में एक कम्युनिकेशन, बेहतर कम्युनिकेशन की पहचान होती है, उसको कम्युनिकेशन उसका बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ लीडरशिप को हम बांट रहे हैं कि रोल के आधार पे अगर लीडरशिप को बांटे तो दो प्रकार के होते हैं रोल के आधार पे। एक होता है टास्क ओरिएंटेड, यहाँ लीडर इसलिए होता है कि उनको टास्क
दिया जाता है और उस टास्क के अनुसार वहां पे लीडरशिप बनाई जाती है, लीडर दिया जाता है। और एक होता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ओरिएंटेड। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो रिलेशन या जो चीज है उसको मेंटेन करके रखना, कि हाँ ये आप सीनियर हो, उसके नीचे आप ये हो, उसको लीड करना है। जैसे मान लीजिए कि कहीं जाना है, कोई जर्नी करनी है, कोई फील्ड विजिट करना है, तो वहां पे कौन लीड करेगा, उसके बाद कौन होगा, तो जो रोल है उसको मेंटेन करते रहिए। किसी ऑफिस में जो हेड है वो सबके अपने अपने फंक्शंस को करने में मेंटेन करे, तो इसी को मेंटेनेंस के आधार पे या टास्क के आधार पे। मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है, अब क्रिकेट में टीम बनेगी, तो जो क्रिकेट में जो बेहतर खेलेगा उसको लीड रोल बनाया जाएगा। लेकिन उसी टीम को अगर फिर हम स्विमिंग का टीम बना दें, तो इसमें जो बेहतर स्विमिंग करेगा उसको जो है स्विमिंग का लीडर बना देंगे। यानी टास्क कंप्लीट हो उसके आधार पे हम लीडरशिप देते हैं, और वो अलग अलग भी हो सकता है। सारी चीजें हम समझ गए, तो लीडरशिप ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या है कि लीडरशिप का जो नेचर होता है वो पढ़ते हैं कि नेचर। अब लीडरशिप देखिए अलग अलग तरीके जो कम्युनिकेशन होता है ग्रुप में वो किस तरह से, तो लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि कैसा वो उस ग्रुप में अपना कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए एक तो होता है डेमोक्रेटिक, और एक होता है डिक्टेटरशिप वाला जिसको हम ऑथोरिटेटिव कहते हैं। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव, है ना। तो ये मतलब कि आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो, डिक्टेटरशिप जिसमें तानाशाही। और एक होता है लेजर फेयर, है ना। लेजर फेयर मतलब कि भाई वो ऐसा जहां पे, डेमोक्रेटिक का मतलब ये कि ऐसा लीडर जहां पे सभी से, मान लीजिए लीडर है और बाकी जितने भी मेंबर हैं उन सब से विचार जानते हुए अपना डिसीजन लेता है, फैसला लेता है। तो ऐसे डेमोक्रेटिक यानी सभी से सुना, सबकी बातें सुना, उसके बाद जो है कॉमन डिसीजन लिया, या अपनी बात को समझते हुए सभी को रखते हुए जो डिसीजन लिया उसी को, तो उस तरीके का जो लीडरशिप पर डेमोक्रेटिक हुआ। लेकिन अगर ऑथोरिटेरियन कब होता है, जब वो किसी से नहीं पूछता है, सिर्फ अपनी बात को रख दिया और उसी को सभी को मानना पड़ता है। तो इस तरीके का जो नेचर हुआ उसको ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक होता है लेजर फेयर, भाई वो ऐसा कि बोले कि भाई तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे, और उसको जो करना है वो करे। इन सब अपना अपना करो, या अपनी अपनी बात करो, अपने अपने काम करो। तो इस तरह के लेजर फेयर मतलब सभी को अपना अपना फ्री है। तो इस तरह से लेजर फेयर, तो ये समझ गए हम लोग तीन तरह के नेचर होते हैं लीडरशिप। तो ये समझ गए हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में। अब कम्युनिकेशन में जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावट, बाधा। तो बाधा क्या क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप किसी ग्रुप में बात कर रहे होंगे, तो अगर लोकल ग्रुप है तब तो कॉमनलिटीज ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफरेंस होने वाली बात है ना, चाहे वो आइडियोलॉजी को लेकर हो सकता है, कास्टिज्म को लेकर हो सकता है, कल्चर को लेकर हो सकता है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस के आधार पे ग्रुप में कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और जो चैलेंज होता है वो बैरियर्स के रूप में कहा जाता है, और बैरियर्स को हम पढ़ेंगे इसके लिए। लेकिन फिलहाल जो ग्रुप के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए जो बैरियर्स के रूप में काम करता है, उसके बारे में 4 टर्म है, उसको पढ़ना है। जैसे इथनोसेंट्रिसिज्म, इथनोसेंट्रिसिज्म ये एक टर्म है। आपको फिर स्टेरियोटाइप पढ़ना है, स्टीरियोटाइप ये क्या होता है। आपको पढ़ना है प्रिजडिस, ये क्या होता है। और इसके बाद एक डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है। भाई साहब इसको समझ लेंगे ना तो आप ग्रुप में एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला जो है इथनिसिटी क्या होता है, आपकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी। इथनिसिटी जिसको हम पढ़े हैं, है ना, एक किसी भी समूह की अपनी जो कल्चरल पहचान है, कल्चरल जो आइडेंटिटी है, उसी को इथनिसिटी कहते हैं। और उसी इथनिसिटी के बारे में वो सेंटर में हो जाए। भाई सभी अपने अपने ग्रुप की अपनी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, लेकिन अगर कोई अपने को सुपीरियर माने इन कंपेयर टू अदर, तो उसी फीलिंग को, उसी सोच को इथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। यानी क्योंकि सेंटर में कौन है भाई, उसका अपना इथनिसिटी। अब जैसे मान ले कोई इंग्लिश बोलता हो और कोई हिंदी बोलता हो, अब इंग्लिश बोलने वाले ये मान लें कि इंग्लिश इज मोर सुपीरियर टू द हिंदी वन, तब इस फीलिंग को, इस सोच को ही इथनोसेंट्रिसिज्म कहेंगे, है ना। तो ये क्या होगा कि वो हिंदी जानते हुए भी कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, या जो दूसरी भाषा जान रहा है और वो दूसरी भाषा जानने के बाद उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। जैसे मान लीजिए कोई भोजपुरी में बात करता है और कोई खड़ी हिंदी में बात करता है, ठीक है ना। तो खड़ी हिंदी में बात करने वाला व्यक्ति अपने आप को ये मान ले कि हम इस बेल्ट से हैं, हमारा ये अच्छा भाषा है इन कंपेयर टू भोजपुरी, तो वो फिर क्या करेगा, तो उसको भोजपुरी आती भी होगी ना, तो भोजपुरी में बात नहीं करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए।
तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए भोजपुरी वाले भी ऐसा ही सोच लेते नहीं, भोजपुरी में हम बोलेंगे भाई काहे खड़ी हिंदी बोले, है ना। तो ऐसे में कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो जाती है, इसलिए इथनोसेंट्रिसिज्म एक चैलेंज के रूप में आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, जनरलाइजेशन ऑन एनी, जनरलाइजेशन कर लेना, किसी छोटे से इनपुट को देखते हुए जनरलाइज कर लेना, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द सेल्फ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस कह सकते हो, या स्मॉल ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। जो भी चीजें हुई या सेल्फ एक्सपीरियंस जो उसको ऐसा खुद को देखा, मान लीजिए कोई ऐसा देखते हैं ना कि बिहार को लेकर के, यूपी को लेकर के ऐसा लोग बना लेते कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे स्टेट में एक बिहारी से कम्युनिकेट किया या उसके साथ देखा कि बिहार का लोग है और ऐसा है, और अगर उसने देखा कि भाई बिहार का, मान लीजिए ये उसको पुअर, बिहार जो भी उसको दिखा वो पुअर दिखा या वर्कर दिखा, ऐसा कोई व्यक्ति दिखा, तो पता है एक दो व्यक्ति को देख करके जनरलाइज कर ले कि बिहार से जितने भी लोग आते हैं वो सभी वर्कर्स होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक ना। या फिर किसी को मान लीजिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक इमेज बना लेना, है ना, फिक्स इमेज बना लेना, क्रिएट कर लेना, जनरलाइज कर लेना, इसी को स्टीरियोटाइप बोलते हैं। ये सही और गलत भी हो सकता है, लेकिन इसी स्टीरियोटाइप में जो ज्यादातर गलत बना लेते हैं, फिक्स बना लेते हैं, इसी को प्रीजडिस बोलते हैं। जो नेगेटिव हम परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं उसी को प्रीजडिस बोलते हैं। प्रीजडिस, पहले ही इसे जज कर लेना, है ना, जज कर लेना कि अच्छा, मान लीजिए उसने सोचा स्टीरियोटाइप कि अच्छा वो 10 लोगों से मिला और 10 लोगों से पूछा कि वो बिहार से हैं, उसको लगा कि सभी वर्कर्स ही थे, जितने भी मिला वो सब वर्कर, तो उसने एक जनरलाइजेशन किया कि बिहार में अधिकांशतः जो बिहार से जो भी लोग होगा वो सब वर्कर ही होगा। अब उसने इस पे फिक्स मान लिया और वो नेगेटिव कर लिया कि जो बिहार के होते हैं वो वर्कर्स ही होते हैं सारे, तो इस तरह की को इसको प्रीजडिस करते हैं। तो जनरलाइजेशन तक क्या है, स्टीरियोटाइप है, लेकिन वो फिक्स मान लेना और नेगेटिव छवि बना लेना, इसी को हम प्रीजडिस, ठीक ना। चलिए, अब उसके आधार पे जो दिमाग में एक सोच बन गई, उसके आधार पे जब उसमें भेदभाव करने लगते हैं, उसी को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी डिफरेंट ट्रीटमेंट, है ना, डिफरेंट ट्रीटमेंट करने लगेंगे कि भाई ये इस स्टेट का है, ये इस स्टेट का है, तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो इस तरह के जो डिफरेंट बिहेवियर होता है उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ठीक ना। अब डिस्क्रिमिनेशन में भी ये नहीं कि बस अलग, मान लीजिए किसी को बैठने के लिए कुर्सी दे दिया, किसी को बैठने के लिए खटिया दे दिया, ये नहीं कि ये डिफरेंट खटिया लाया या चेयर लाया। कहने का मतलब है कि सुपीरियर और इंफीरियर बिहेवियर करना, कि किसी को बेहतर ट्रीटमेंट देना, किसी को कम बेहतर ट्रीटमेंट देना, ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। चलिए, तो ये चारों हम लोगों ने समझ लिया, और ये चारों प्रॉब्लम होता है किसके लिए, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में आ जाता है। तो इसको कैसे बचा जाए, है ना, तो इसको बचने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जानी चाहिए। तो ये 3 तरह का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो एकोमोडेट, एसिमिलेट एंड सेपरेट। भाई सबसे पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि एसिमिलेट किया जाए, है ना, जो भी चीजें हैं, दूसरे की कल्चर है, दूसरे की भाषा है, दूसरे की, उसको एसिमिलेट किया जाए, है ना, मतलब समझा जाए। एक होता है एकोमोडेट कर लेना, खुद ही को चेंज कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, एकोमोडेट कर लेना। मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश वाली बात है, अगर लगता है कि हम इंग्लिश में कोई बात कर रहा है और कोई हिंदी में है, उसको लग रहा है कि इंग्लिश वाला ग्रुप हिंदी से उसको बात करने की जरूरत है, तो हिंदी भी वो सीख ले और हिंदी वाला इंग्लिश सीख ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, असिमुलेट कर लेगा। अगर नहीं तो फिर एकोमोडेट कर ले कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश बोलेंगे और जरूरत पड़ेगी जहां हम समझ सकते हैं वहां हिंदी बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये एकोमोडेशन कर सकते हैं, अपने आप को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और नहीं तो भाई आप अलग अलग हो जाइए, साथ रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप अपने रास्ते, इंग्लिश वाला अपने इंग्लिश ग्रुप में जाए और हिंदी वाला हिंदी ग्रुप में जाए, हिंदी जगह पे बात करे, तो अपनी अपनी कम्युनिकेशन, तो ज्यादातर ऐसा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि इस तरीके से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, बैरियर को दूर किया जा सकता है, ठीक। चलिए, अब इसको खत्म करते हैं। ये तो हो गया, इससे संबंधित आपका क्या है, कुछ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस है जिसको समझना है। कौन कौन सा डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। चलिए, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि भाई ग्रुप कम्युनिकेशन में ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें डाइवर्सिटी, कॉमनैलिटीज मैटर करती है, उसमें लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, फिर उसमें बैरियर्स होते हैं, है ना, बैरियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा इथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, तो उसी से संबंधित कुछ और भी टर्म्स हैं
जैसे एक इथनोसेंट्रिसिज्म है, इथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ये दोनों में अंतर क्या है भाई? ये अगर इसको हम फिगर से बनाते कि ये करता है कि देखिए कल्चर है, अलग अलग कल्चर, लेकिन जो मेरा कल्चर ये सुपीरियर मानने लगा, दूसरे को कल्चर कम मानने लगे, तो इसको हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। ये व्यक्ति मान लीजिए ये जो है भोजपुरी बोले या ज्यादातर ये कल्चरल आइडेंटिटी तो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, लेकिन आप कल्चर की बात कर सकते हैं। आप कल्चर से भी मान लीजिए ऐसे कि मान लीजिए कोई जीन्स टी शर्ट पहन ले, है ना, जीन्स टी शर्ट की बात हो रही है, कोई जीन्स टी शर्ट पहनने वाला है ना, कोई धोती कुर्ता पहनने वाला है, यानी कुर्ता पजामा पहनने वाला है ना, कोई और जो है लुंगी पहनने वाला है, इस तरीके का ड्रेसअप हो। अब ये अपने आप को मानने लगी जो मेरा जो सेटअप है, ड्रेसअप है, वो इनसे बेहतर है, तो इस तरीके के जो सोच है उसको एथनोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का मतलब होता है कि सभी अलग अलग डिफरेंस है कि भाई लेकिन तीनों एक ही लेवल को, तीनों अलग अलग मानते हो, लेकिन किसी में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी वाली भावना नहीं है, तो उसी को कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। भाई इसका अपना जींस पहनने का है, इसका धोती कुर्ता पहनने का है, इसका अपना जो है लुंगी और शर्ट पहनने का है, तो इस तरीके के जो सोच है कि सब अपना अपना अलग अलग पहनते हैं जरूरत के अनुसार, तो इस तरह को सोच को कल्चरल रिलेटिविज्म कहा जाता है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि आपका एनालिटिकल एंड होलिस्टिक थिंकिंग, एनालिटिकल एंड होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, अब इसके नाम से ही पता चल जाएगा। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना, स्पेसिफिक बनाना, तोड़ तोड़ के देखना, यानी स्पेसिफिक देखना, ठीक है ना, और उनकी होलिस्टिक मतलब कंप्लीट देखना, ठीक, इसी को कहते हैं, ऐसी थिंकिंग को ही क्या कहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग और होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब कंप्लीट थिंकिंग करना, आगे पीछे भी सोचना कि अच्छा जैसे सपोज कि हमने किसी को बोला, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग में मैंने किसी को बोल दिया नो, मान लीजिए कोई चीज पूछा कि क्या आप एक फोन करने के लिए आप अपना फोन देंगे क्या, और मैंने बोल दिया कि उस पार्टिकुलर टाइम में बोल दिया नहीं, नहीं देंगे, हमने ये सोच के दिया कि फोन किसी को नहीं देना चाहिए, तो ये एक एनालिटिकल क्या है, एट ए पार्टिकुलर टाइम हमको फोन किसी को और को नहीं देना चाहिए, हमने सोचा और बोल दिया। लेकिन होलिस्टिक थिंकिंग कि वो कौन से पर्सपेक्टिव में मांग रहा था, उसकी क्या जरूरत थी, हमें उस कंडीशन में देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, तो ये पूरी तरह से सोच करके हम जब डिसीजन लेते हैं या सोचते हैं उस तरीके से, तो उसी को होलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। ये कल्चरल डिफरेंसेस में ज्यादा है। मान लीजिए कोई का कपड़ा, जो अक्सर कपड़ों को लेकर के, ड्रेस को लेकर के कमेंट करते हैं या सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी डेवलप करते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए कि वेस्टर्न कल्चर में अगर हम कहें कि वहां पे छोटे कपड़े या कम कपड़े जो उनके शरीर पे होते हैं, तो अगर जो दूसरे कल्चर का है वो कहता है कि भाई इनका ये, अगर ये कमेंट करना शुरू करते कि नहीं इनका कपड़ा खराब है या छोटा है या कम है, तो ये एनालिटिकल होगी क्या, स्पेसिफिक बस कपड़े को देखे। लेकिन अगर कोई ये देखने लगा कि कपड़े कम क्यों हैं, कपड़े छोटे क्यों हैं इन कंपेयर टू यहाँ, तब वो समझेंगे कि उनका कल्चर क्या है, उनका क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या है, वो कहाँ से रहते हैं उनका, तो ये सारी जो चीजें अगर हम सोचते हैं तो होलिस्टिक थिंकिंग करते हैं। तो आपको यही देखना है कि एनालिटिकल और होलिस्टिक थिंकिंग का कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना, यही चीज समझनी है कम्युनिकेशन करते समय। ठीक, चलिए इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा जो है ये भी हो गया। इसके अलावा जो है आपको एक होता है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट क्या है वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, लो कॉन्टेक्स्ट। देखिए हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब उन संस्कृतियों को कहा जाता है जहां बोलते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बोलना होता है, बड़े से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस रिलेशन में बोल रहे हैं, इसी को हाई कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और लो कॉन्टेक्स्ट में जहां कम चीजों का ध्यान रखना, हम बस यस नो फीलिंग अपने एक्सप्रेशन, है ना, विदाउट थिंकिंग, तो ये कलेक्टिव संस्कृति में होती है, जहाँ पे संस्कृति जो है कलेक्टिव है, समाज का ज्यादा इम्पैक्ट है ना, सोशलिटी है, तो वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन जहाँ इंडिविजुअल इंडिविजुअल संस्कृति है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब लाइफ स्टाइल है, और वहां पे लो कॉन्टेक्स्ट होता है, यस नो यू, जैसे आप इंग्लिश में सोचो सबको यू बोल देते हैं, क्या है ये यू, अब बड़ा हो छोटा सबको ओके, यू विल लाइक दिस, यू विल डू दिस, तो हम दोनों को कहेंगे बड़ा हो चाहे छोटा, उनको क्या कहते हैं, यू विल डू दिस, यू विल डू दिस,
चाहे बड़ा हो छोटा। लेकिन अगर हाई कॉन्टेक्स्ट जैसे चाइना की संस्कृति है, भारत की संस्कृति, आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इन सब में आपको देखना है कि हम बड़े को बोल रहे हैं, छोटे को बोल रहे हैं, किस रिलेशन को बोल रहे हैं, तो ये मैटर करता है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट की बात होगी। इसके बाद सेल्फ एनहांसमेंट और सेल्फ इफेक्टमेंट की बात होती है। ये क्या होता है भाई साहब? तो ये चीज सेल्फ एनहेंसमेंट वर्सेस सेल्फ इफेक्टमेंट की बात होती है। ये क्या होता है? इनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना, है ना, और एक होता है कि नहीं, अपने आप को कम करना। इसी का जस्ट उल्टा, बढ़ाना और कम करना। आप देखेंगे कि संस्कृतियों में अलग 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 डिफ्रेंसिएशन होने के नाते बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है। ये खास करके वेस्टर्न में ऐसा बोला जाता है, जो भी हमने कहा लो कॉन्टेक्स्ट या इंडिविजुअल का, जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा हो, व्यक्तिवाद ज्यादा हो, तो वहां पे ये बोला जाता है। वहां पे अपने आप को हाई करके बोला जाता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये, यहाँ पे ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप भारत में, इंडिया में या जापान के कल्चर में अगर आप कहते हो कि मैंने ये काम किया, मैंने होता तो ये, मैंने इतना बेहतर काम किया, तो ये अगर आप कहोगे तो आपको गलत मान लिया जाता है इस संस्कृति में कि भाई हमारे यहाँ जो है अहम हो जाता है, इसको अहंकार में देख लिया जाता है। तो ये यहाँ की संस्कृति में हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहे थे नहीं, इसमें तो मेरा कुछ था ही नहीं, ये तो आप लोगों का। देखिए यहाँ अच्छा ये माना जाता है अगर आप ऐसे बोलते हैं कि जो काम हुआ इसमें आप सबका योगदान था, मैं तो बस एक माध्यम था। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद बता देते हैं, समाज का कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, या माता पिता का आशीर्वाद बोलते हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये जो काम हुआ है मैंने नहीं किया है, इसमें तो मैंने बस अपनी भूमिका अदा की है, बाकी इस काम में जो सफलता मिली है वो आप सबका है, ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद। तो इस तरीके से बोला जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कल्चर में बात कर रहे हैं, इसीलिए आपका इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप यही वेस्टर्न कल्चर में बात कर रहे हैं, अगर वहां आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं किया, मान लीजिए ये तो उन्होंने किया, उनके वजह से हो गया, तो पता चला क्रेडिट उनको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके इंटरव्यू से। बाकी अगर यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या माना जाएगा? आपको माना जाएगा कि अहंकारी बंदा है ना, इसके अंदर सेल्फ सेंट्रिसिज्म है, तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कम्युनिकेशन करते समय। चलिए, ये भी समझ गए हम लोग। इसके बाद एक और टर्म है इलाबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई ये क्या होता है? एक इलाबोरेशन करते हैं, इलाबोरेट कर देते हैं, इलाबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई अंडरस्टैंडिंग से तो मतलब समझ, जो चीज है उसको समझना। इलाबोरेट का मतलब थोड़ा सा उसमें बढ़ा चढ़ा देना, है ना। एडवर्टीजमेंट जैसे नहीं करते हैं, इलाबोरेट कर देना, अच्छे से बताना, उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, इलाबोरेशन करना। तो भाई जब इंटरव्यू में जाते हैं, है ना, एक होता है बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एक होता है कि हम अपने बारे में समझा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, और एक होता है कि इलाबोरेट कर रहा हूँ अपने आप को, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो ये सारी चीजें जो है इलाबोरेट करना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो, किस पर्पज से। तो कहाँ आपको इलाबोरेट करना है, कहाँ आपको अंडरस्टैंड करवाना है, ये मैटर करता है ना। पता चले कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग को लाइक करने वाले सामने वाला है और आप उसके सामने इलाबोरेट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन टूट जाएगा। और जहां मान लीजिए कि नहीं, हाइप यहीं से बन रही हो, इलाबोरेशन से ही बन रही हो, और आप वहां अंडरस्टैंडिंग की बात करो, तो वहां भी बात नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें आप अगर जानते हैं तो बेहतर कम्युनिकेशन, और बेहतर कम्युनिकेशन तो बेहतर रिलेशन बना सकते हैं। भाई मैं यही सब पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कि आप इस्तेमाल कर सकें अपने लाइफ में। भाई उससे पहले तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि वे टू इम्प्रूव इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, कि भाई हम लोग इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए यही है कि इंटर कल्चरल वे ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। तो इसके लिए कि एक दूसरे के कम्युनिकेशन को समझा जाए, है ना। और आजकल की जो मीडिया आ गई है, यूट्यूब्स हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझने में, पढ़ने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करती है। तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन को जब हम समझेंगे, उसकी खासियत को समझेंगे, डिफरेंसेस को समझेंगे, उसके पीछे के जो अंतर है, उसके पीछे के रीजन्स को समझेंगे, तो फिर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के लैंग्वेजेस को हम समझना शुरू कर देंगे, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर देंगे। तो यही है कि इसका जितना ज्यादा इंटर कल्चरल प्रोग्राम हो, इंटर कल्चरल इंटरेक्शन हो, तो इस तरीके से हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो यही बात थी, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं।
ठीक ना। चलिए, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और हम सभी लोग क्लासरूम से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि रिलेटेड भी है और एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे ज्यादा पूछता है। आइए, क्लासरूम कम्युनिकेशन में इनको आप क्लैन एंड चैन मॉडल भी कह सकते हैं, क्लैन एंड चैन मॉडल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? क्लैन ने यानी आप क्लासरूम में जब भी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या, क्लासरूम में आप याद रखें क्लैन एंड चैन, क्लैन क्लैन एंड चैन। इसको याद रखने का कि क्लास में इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए और चैन से पढ़ाना चाहिए, अब चैन वाला माहौल होना चाहिए, क्योंकि नाम याद हो जाए भाई साहब, क्लैन और चैन मॉडल, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है क्लैन चैन मॉडल ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं याद कराने के लिए बोलूं कि दिया किसने, क्लैन एंड चैन मॉडल कहा जाता है। लेकिन इसको याद कैसे रख सकते हैं कि देखिए, क्लास का जो कम्युनिकेशन हो बेहतर तभी होगा जब पहले तो क्लीन हो, साफ सफाई हो और चैन का माहौल हो, मतलब शांति हो, ठीक ना। चल, अब इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन से संबंधित आपको है कि कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन बेहतर हो, है ना, और उसमें टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है, मैसेज कैसे डिसाइड करे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स बात किए गए, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे भी पहले कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं स्टेप। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई जब भी कम्युनिकेशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक सेंडर होता है, वो मैसेज को फॉर्मुलेट करता है, फिर उसको इनकोड करता है, यानी कैसे मैसेज प्रेजेंट करना वो देखता है, फिर उसको ट्रांसफर करता है, फिर ये डिकोड करता है और फिर फीडबैक देता है। जो 5 प्रोसेस होता है वही 5 चीज। ये सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज की क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट है, उसको फॉर्मुलेट कर ले। तो कोई भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाने से पहले वो पहले अपने दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर लेता है कि पढ़ाना क्या है। वो आइडियाज, वो जो थिंकिंग, जो भी अपने ब्रेन में सोच लिया, एक तैयार कर लिया इंटरनली, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। कि क्या सिलेबस पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। अब इसी मैसेज को जब इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई, उस मैसेज को इस ऑर्डर में सजाना कि वो इफिशिएंटली समझ में आए, इफिशिएंटली ये प्रेजेंट भी कर पाए और सामने वाले को इफिशिएंटली समझ में भी आए। अब जैसे देखिए, टीचर मान लीजिए कि पढ़ता है, मान लीजिए पढ़ के कोई पढ़ाना है, कि मान लीजिए वो 10 पेज पढ़ता है, तो 10 पेज वो पूरी कंटेंट थोड़ी लेके आता है, 10 पेज में वो एक शॉर्ट नोट्स बना लेता है ना। अब शॉर्ट नोट्स में एक फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हुए ये सोच के आता है कि आज हमको क्लासरूम में ये बताना है, ठीक ना। तो इसी को मैसेज इनकोडिंग कहते हैं, ठीक। अब ये मैसेज इनकोडिंग हो गया, तो अब इसका काम क्या है कि अब हम इसको भेजना, अब इसी को बोलते हैं मैसेज ट्रांसमिशन। अब कैसे भेजें, बोल के भेजें, दिखा के भेजें, प्रेजेंट करके भेजें, है ना, लिख के भेजें, तो इसी को बोलते हैं मैसेज ट्रांसमिशन, यानी कैसे भेजा जाए, तो इसी को ट्रांसमिशन। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा ट्रांसमिशन किया जाए कि सामने वाले यानी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। अब पता चला हम लिखा रहे हैं, अब बच्चे लिख ही रहे हैं, टाइम खत्म, समय कम है और लिख ही नहीं पाए, बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना, बेहतर ट्रांसमिशन, एफिशिएंट ट्रांसमिशन कैसे, ठीक। अब ये जब बच्चा सामने सुनेगा तो उसको डिकोड करेगा, जो मैसेज होगा उसको डिकोडिंग करेगा, वो अपने स्तर से जो शब्द का इस्तेमाल किया गया बताने के लिए, जो सेंटेंस बोला गया, जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, उन सब चीजों को समझेगा। तो जो इंटरप्रिटेशन करता है उसी को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। कि जो भी चीजें कही गई उसको अपने शब्दों में वो समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, है ना, इंटरप्रेट करेगा। तो ये जो है डिकोडिंग। अब इसके बाद वो फीडबैक और इवैल्यूएशन देगा, इसी को बोलते हैं कि जब वो कंफर्म, जो वो दिमाग में, जैसे समझो कि ऐसे कि सबसे पहले तो बस मन बनाया कि देना क्या है आज, तो हुआ कि चलो आज चॉकलेट देंगे, मतलब मिठाई देंगे, सीधी सी बात, मिठाई देंगे, लड्डू देंगे। पर लड्डू कैसे देंगे, तो लड्डू को डब्बे में पैक करा दिया कि भाई ये डब्बे में लड्डू को पैक कर दो, है ना। अब ये लड्डू तो पैक हो गया, इनकोडिंग हो गया, अब इस लड्डू को पहुंचाएंगे कहाँ, कैसे। तो अब लड्डू को मान लीजिए किसी के माध्यम से पहुंचवा दिए, है ना, कुरियर कर दिए, या हाथों हाथ दे दिए, है ना, या फिर हम रख दिए और कोई ले लिया, तो इस तरीके से हुआ। तो उसको वहां से यहाँ तक ट्रांसफर कैसे किया गया। अब डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, सामने वाले ने पैकेट पकड़ा है, अभी पैकेट मिला है उसको, लड्डू नहीं मिला है जो चाहिए उसको, अभी उसको
खाया नहीं है, उसका टेस्ट नहीं पता, वो क्या करेगा कि उसको अनरैप करेगा, खोलेगा डब्बे को खोल के देखेगा कि अच्छा इसमें क्या भेजा गया था, लड्डू था। तो अब वो इसी को बोला गया डिकोडिंग, कि उसको डब्बे को यानी जिस तरीके से भेजा गया उसको अनरैप करे, और जो मेन मैटर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लड्डू है। अब जब वो लड्डू खाएगा और तब कहेगा वाह क्या लड्डू था, तो इसी को बोलते हैं फीडबैक। तब इसको कंफर्मेशन हो गया कि जो हमने लड्डू भेजा था वो लड्डू खा लिया, क्योंकि उसने अपना स्वाद बता दिया, तो जो हमने भेजा था वही खाया। पता चला इसको नहीं समझ में आ रहा, बच्चा उल्टा है, इसने सोचा खाने वाली चीज है, चलो इसी को खा गया, तो गड़बड़ हो सकती है। यानी कब खाना था लड्डू और खा गया पैकेट। तो ये कम्युनिकेशन में जो डिस्टरबेंस होती है, नॉइज होता है, या अन इनकैपेबिलिटी होती है, तो इससे हो सकता है ऐसा। तो इसलिए कम्युनिकेशन ऐसा किया जाए जो, जैसे ये बच्चों को नहीं होता है चॉकलेट दीजिए, और उस समय देखिए चॉकलेट खोल के देते हैं और उसमें जो है ना एक कागज की वो लगी होती थी। अब पता चला कि बच्चे को नहीं पता कि भाई अनरैप करके, यानी कि वो कागज का जो परत है, लेयर है, हटाना, और ऐसे मुंह में डाल दिया, तो क्या करेगा, फेंक देगा ना, कहेगा भाई अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज कि आप अच्छा समझ के, टेस्टी समझ के जो भेज रहे हो, वो चीज उसको मिला कि नहीं, सही मिला कि नहीं, ये फीडबैक और इवैल्यूएशन से पता चलता है। तो ये 5 स्टेप में आपके कम्युनिकेशन होते हैं। तो हमें पढ़ाते समय भी इन चीजों का ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें लिखिए कि हम मैसेज कैसे फॉर्मुलेट करें, उसमें ध्यान देना है कि कितना इफिशियंट हो। हमें अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए मैसेज को देखना है, टाइम को देखना है। उसके बाद इनकोडिंग करें तो उस समय भी हम लोग को ध्यान रखना है क्या लेवल होना चाहिए, किस तरह का तरीका होना चाहिए। ट्रांसमिशन करते समय भी हमें ये मेथड देखना है कि हमारा इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या हो, क्योंकि बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके, एफिशिएंट हो। उसके बाद डिकोडिंग करते समय स्टूडेंट का क्या लेवल है और डिकोडिंग कैसे इम्पैक्ट करता है, ये चीज है। और अंत में फीडबैक और इवैल्यूएशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन को। सामने वाले से फीडबैक मिला, उसी के अनुसार हम अपना कम्युनिकेशन मॉडिफाई करते हैं और हम अपने टारगेटेड अचीव को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप। चलिए ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोगों को क्लास का ये जो टीचर कम्युनिकेशन करता है ये इसी स्टेप में ही होता है, लेकिन अब इन चीजों पे हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि ऐसे सिद्धांत है, इस पे अगर हम काम करें तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। तो एक तो हमको सीधा सीधा बेहतर करने के लिए क्लासरूम की कम्युनिकेशन को, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर क्लास कम्युनिकेशन, इसके लिए कुछ बातें लिखे, लगभग 7 बातें। वो क्या है देख लेते एक एक करके। और उसके बाद प्रिंसिपल की बात है कि प्रिंसिपल सिद्धांत, कि कुछ सिद्धांत अगर हम ध्यान रखें सभी लोग, जैसे कि हम पढ़ाना है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, तो उस समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर हम इंस्ट्रक्शनल मैसेज का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कि कौन सा हम इंस्ट्रक्शनल मैसेज जो करेंगे, इनकोडिंग के समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें। और फिर हमको डिकोडिंग करते समय या फिर इंस्ट्रक्शन भेजते समय हम क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हमको समझनी होगी ना। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम ध्यान कैसे रखते हैं, इसके कुछ सिद्धांत हैं। और एक बेटर क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले एंट्रोपी की बात है, और उसमें कहा गया कि नेगेटिव एंट्रोपी। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और पूछते हैं और गलती कर बैठते हैं। एंट्रोपी मतलब एनर्जी, मैंने पहले भी पढ़ा था कि एनर्जी, और एनर्जी कम लगे समझने में। ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को काफी समझने में एनर्जी लगाना पड़ रहा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, वैसा इसलिए क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना, और समझने वालों को भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ इसलिए नेगेटिव एंट्रोपी की जरूरत है कि आप कम एनर्जी लगे समझने में और समझाने में। वो तब ऐसा होगा जब वो स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में, प्लान्ड वे में पढ़ाएंगे या अपना सिलेबस या कंटेंट प्रेजेंट करेंगे तब, ठीक है ना। उसके बाद फीडबैक जरूर लें, क्योंकि आप सही सही जो पढ़ा रहे हैं वही सही सही तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो फीडबैक को प्रमोट करें, बच्चों से कंफर्म करें कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, जो हम समझा रहे हैं वही समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करिए, वो मेरा फीडबैक ही पूछना है कि आप कमेंट करेंगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा, उसी के अनुसार मैं अपने कम्युनिकेशन को और मॉडिफाई करूंगा, ठीक ना। उसके बाद स्टडी जो है, स्टडी स्टेट होना चाहिए। स्टडी मतलब निरंतर बराबर है स्टेट होना चाहिए, मतलब मेंटेन रहना चाहिए, जिस तरह से अवस्था है उसको मेंटेन करके। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत कम, कभी स्लो, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, कभी बहुत स्लो हो जा रहे हैं, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। स्टडी चले। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब हमें विविधता अपनानी चाहिए,
क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी हैं। अब हम सिर्फ बोल के पढ़ाएं तो वो बोर हो जाएंगे, सिर्फ लिख के पढ़ाएं बोले ही ना तो ये भी दिक्कत है। तो हमको लिख करके, बोल करके, हंसा करके, यानी अलग अलग विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग उनका क्या होता है कि सीखने के उनके अपने ही कैचिंग पावर के अलग अलग मेथड होते हैं। तो हमको वेरिएशंस रखना चाहिए पढ़ाने में। ठीक, तो ये चीज हो गया। और क्या कहा जाता है भाई कि आप और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं? तो एक होता है इक्विफाइनलिटी। इक्विफाइनलिटी का मतलब क्या होता है? अंतिम में फाइनल इक्वल हो। इक्विफाइनलिटी का मतलब फाइनल में इक्वल ही रिजल्ट आए या इक्वल ही चीजों पे चले जाए, तो उसी को इक्विफाइनलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सिलेबस पढ़ाना है, अब कोई लिख के पढ़ा रहा है, कोई बोल के पढ़ा रहा है, कोई घुमा के पढ़ा रहा है कि चलो आज हम यहाँ ले चलते हैं, कोई वीडियो दिखा के पढ़ा रहा है। कोशिश हो कि मेथड बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल जो सिलेबस पूरा करना हो या जो टारगेट अचीव करना हो वो इक्वल हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इक्विफाइनलिटी को बस ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें टोपोलॉजी, सॉरी एक जो है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी टेलियोलॉजी जो भी इसमें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें ध्यान में रख रहे हैं वो चीज ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म्स में देखें कि ये दूर तक काम कैसे करेगा। ये नहीं कि अभी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आगे सोच समझते हुए कि आगे तक लॉन्ग टर्म में इसका क्या मतलब, टेली मतलब आप समझते हैं दूर, तो दूर तक ये कैसे अच्छा रहेगा, कैसे बेहतर होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसा पढ़ाया जाए कि इनके साथ दूर तक रहे, लॉन्ग टर्म तक इनके पास जो है बना रहे। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको थोड़ा क्लीन कर दें, ठीक ना, तो ये चीज जो है तो आपको टेलियोलॉजी होगी। उसके बाद अगर आप कह सकते हैं हायरार्की, हायरार्की भी होती है, हायरार्की मेंटेन करें। जैसे सीधी सी बात है, क्लासरूम में मॉनिटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब सभी को, जैसे मान लीजिए कोई मैसेज नोटिस देनी है क्लासरूम में, तो प्रिंसिपल ने दिया, टीचर को दिया, टीचर क्लासरूम को बता, क्लास मॉनिटर को बता दिया, क्लास मॉनिटर जो है अपने क्लास में आके बता दिया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है बेहतर हो सकता है। नहीं तो पता चला कि बार बार प्रिंसिपल को आके बताना पड़ेगा। अब सीधी सी बात कैसे, मान लीजिए क्लास में 500 बच्चे हैं, अब 500 क्लास के लिए 10 क्लासरूम है, तो सब में क्लासरूम में अलग अलग जाके टीचर को बोलना पड़ेगा कि भाई आज ये छुट्टी है, आज ये है। नहीं, तो आप याद करिए पहले स्कूल टाइम में क्या होता था कि सभी क्लास मॉनिटर को बुलाया जाता था और क्लास मॉनिटर को ऑफिस में बता दिया था और मॉनिटर ही जाके अपने अपने क्लासरूम में बता देता था कि इस दिन छुट्टी है या ये काम करवाना। हो गया ना सफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें है। चलिए, तो ये तरीका था, 7 तरीका जो बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए दिया गया था। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, सीधी सी बात है, हाँ, प्रिंसिपल के बारे में कि भाई आपको बोला गया कि कुछ सिद्धांत जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो क्लासरूम को बेहतर बना सकते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। और उसमें 4 चीज को ध्यान रखना है, खास करके कि जब आप मैसेज को फॉर्मुलेट कर रहे हो, फॉर्मुलेशन कर रहे हो, तो उसका ध्यान रखिए कि क्या लेवल होना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए। ये सारी चीज को अगर आप ध्यान रखते हो तो बेहतर कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद जब आप मैसेज इनकोडिंग कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का क्या डिमांड है, बच्चे का क्या लैंग्वेज कंफर्टेबल है, बच्चे किस लेवल तक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कौन सा आसपास का एग्जाम्पल उनको देना चाहिए, है ना। तो ये चीज, अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो गांव के माहौल से आया ही नहीं और गांव के माहौल का एग्जाम्पल देंगे तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन वही अगर कोई गांव के माहौल से है, उसको गांव का माहौल देंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको इनकोडिंग ऑफ मैसेज में देना। उसी तरह से इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को भी हमें चूज करते समय ध्यान देना चाहिए कि हम इंस्ट्रक्शनल क्या हो, इफिशियंट हो, इंटरेक्टिव हो, एक्सेसिबल हो, ये सारी चीजें हो ताकि उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छे से समझाया जा सके। मान लीजिए कोई अब दृष्टिबाधित है, विजुअल है या ब्लाइंड है, तो उसको विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को अगर हम कोई स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि ऐसे चीजें देखो, तो नहीं देख पाएगा, पिक्चर दिखाएंगे तो नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना होगा कि हम ऑडियो कुछ कर पाए, ऐसा टच वाला कोई फंक्शन इस्तेमाल कर सकें। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं। और लास्ट है कंड्यूसिव क्लासरूम माहौल। ये कैसा होना चाहिए भाई साहब कि क्लासरूम का जो माहौल है वो बेहतर होना चाहिए, है ना, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। नहीं कि बच्चे जैसे सर आए क्लासरूम में, क्लास में बच्चे जो डरे कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या पूछ देंगे, हाँ कहीं गलती ना हो जाए, डांट देंगे, किसी को पनिश कर देंगे। तो ऐसे माहौल में विद्यार्थी बेचारा डरे ही डरे, उनका अलग ही सोचे, पढ़ाने वाले भले ही कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अलग ही सोचता रह रहा है, या फिर क्वेश्चन कोई उसके दिमाग में अगर जनरेट हुआ तो पूछ नहीं पाएगा। तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन हेल्दी
इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। तो यही सारी बातें थी। अब हम बात जो करेंगे टर्म्स एंड कुछ पावर की, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना है। टर्म्स एंड पावर ऑफ कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन, कि ग्रुप कम्युनिकेशन करते समय हमें कहीं ना कहीं किसी चीज से पावर मिलता है। पावर मतलब एनर्जी मिलती है, तो कहाँ कहाँ से मिलता है और वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे सिंक्रोस, आपने सुना होगा ना ये टर्म्स, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि उसी समय साथ साथ चले, मान लीजिए जैसे टीचिंग। और एक होता है असिंक्रोनस या सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज या अनसिंक्रोनाइज ऐसे पढ़ते हैं ना। ये साथ साथ नहीं, मतलब अलग भी हो सकता है, साथ साथ नहीं, अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसी पढ़ाई या ऐसी चीजें जो साथ साथ हो, जैसे सपोज लाइव, अगर हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और लाइव अगर पढ़ा रहे हैं, तो लाइव में है कि जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उसी समय आपको पढ़ना भी होगा, तभी बात बनेगी, कम्युनिकेशन होगी, नहीं तो नहीं, है ना। लाइव टेलीकास्ट जब की जाती है तो यही होता है। तो लाइव जैसे हम मीटिंग बोल रहे हैं और उसमें हम खुद प्रेजेंट हैं और उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा लाइव रहेगा वही देख सकता, बाद में वो चीज नहीं होगी। लेकिन असिंक्रोनस का मतलब जो अलग हो जाए, यानी बाद में, उसी हमें जरूरी नहीं है बाद में उसको दिखा सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो, इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होगी वो अनसिंक्रोनस या असिंक्रोनस होगी, ठीक ना। चलिए, इसी में एक आता है तीसरा, टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट क्या होता है कि हम टाइम को शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो, आप वीडियो रिकॉर्ड हो गया आपके, तो आप 8 बजे ना देख करके, मान लीजिए 8 बजे देखने का मन था लेकिन नहीं देख करके उसको 10 बजे भी देख सकते हैं, तो रिकॉर्डेड हो गया। या फिर टीवी में भी आजकल ऑप्शन हो गया है कि कोई प्रोग्राम आ गया और उसी समय, मान लीजिए सीरियल में ज्यादातर ऐसा होता है ना, भाई सीरियल में जो एपिसोड आना था आज किसी वजह से वो एपिसोड नहीं देख पाएंगे, तो लोग उसको रिकॉर्डेड पे डाल देते हैं कि हम उसको कितने बजे देखेंगे, 8 बजे नहीं 10 बजे देखेंगे, ताकि वो बाद में देख सके। इसी को टाइम शिफ्ट बोलते हैं, ठीक ना। इसी के बाद अगर हम दूसरा देखते हैं तो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है। और एक जो है आपका सर्विलांस होता है। तो सर्विलांस क्या है, तो मैंने मास मीडिया में पढ़ा दिया था कि सर्विलांस एक निगरानी होती है, इसमें हम निगरानी होता है, ये मास मीडिया में यानी सुपरवाइज करना, देखना। कन्वर्जेंस मतलब कई मीडिया एक साथ एक जगह मिल जाती है, तो उसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक ना। ये सारे टर्म्स थे जो मुझे लगता है कि जरूरत है। अब है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जो ग्रुप कम्युनिकेशन हम करते हैं उसका आप देखोगे कि कोई ग्रुप में आकर के लीडर बन के बोल रहा है और लोग उसको सुनते रहते हैं, है ना। हालांकि उससे बेहतर वो बोल सकते हैं लेकिन फिर भी उनको सुनना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पावर जो है ये मैटर करती है, और ये पावर लगभग 6 जगहों से अलग अलग लिखी हुई है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई ऑथोरिटिव है, कोई ऑथोरिटी से उसको पावर मिली, वो ऑथोरिटी से मिल रहा है, वो किसी संस्था से जुड़ा है, किसी जगह से है, जो वो जानकारी जानता है और वो मैसेज दे रहा है, तो वो एक ग्रुप कॉन्फिडेंट बोलेगा और उसी के पास ऑथोरिटी है ना। तो इसी तरह से पावर जो है अलग अलग, जैसे कोई एक्सपर्टनेस है, कोई एक्सपर्ट है वही जानता है तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा, है ना। किसी के पास एक्सपीरियंस है उस चीज का कि भाई हम वहां पे थे, हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, तो वही बोलेगा ना। तो भाई वो सब ही पावर ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन है कि ग्रुप में जब वो कोई बोलेगा तो कौन किससे सुनेगा, कौन किससे प्रभावित होगा, तो उसकी पावर कहाँ से डिसाइड होती है, ये सारे उसके बैकग्राउंड थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा आज के क्लास में। अब एक इसमें और बचा है, वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।